हेलो, वेलकम टू टैक्स कॉन्सेप्ट एनालिसिस चैनल। क्या आप भी एक्साइटेड हैं कि इस बार आईटीआर में क्या कुछ नया आया हुआ है, क्या कुछ हटाया गया है, मतलब हमको कौन सी इंफॉर्मेशन अब की बार इस रिटर्न में देना होगा। तो गवर्नमेंट ने 29 मई को, देखिए, 29 मई को नए फॉर्म्स असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इंट्रोड्यूस किए हैं। आज मैं लेके आया हूँ आईटीआर 1 के अंदर क्या कुछ नया है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो आइए देखते हैं आईटीआर 1। ओके, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही होगा कि मैं पूरा डिस्कशन नहीं करूँगा। सिर्फ इतना ही है कि पिछले साल के कंपैरिजन, पिछले साल क्या नहीं था और इस साल इस रिटर्न में क्या नया ऐड किया है, और पिछले साल क्या था और इस साल नहीं है। तो आइए देखते हैं। बाकी ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है। पार्ट ए के अंदर यहाँ पे जो है ये नया है, पिछले साल नहीं था। क्या है यहाँ पे? आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेवंथ प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम? टिक यस और नो। इफ यस, प्लीज फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या बोला है? आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 139(1) के अंदर सेवन प्रोविजन है। सेवंथ जो प्रोविजो है उस वो सेवंथ प्रोविजो के हिसाब से आप ये रिटर्न भर रहे हो, नॉर्मल हिसाब से नहीं। मतलब नॉर्मली आप फॉल नहीं होते हो, लेकिन सेवंथ प्रोविजो टू 139(1) के 1 में जो प्रोविजन दिया हुआ है उस हिसाब से आपको ये रिटर्न भरना पड़ रहा है। तो क्या है सेवंथ प्रोविजन टू 139(1)? आइए देखते हैं। ये रहा सेक्शन 139 इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें सेवंथ प्रोविजन कहाँ है? फॉलोइंग सेवंथ प्रोविजो shall be inserted after the sixth proviso to subsection 1 of 139 by the Act number 23 of 2019 with effect from 1/4/2020। ओके, क्या है? देखिए, provided also that person referred to in clause B who is not required to furnish a return under this subsection and who during the previous year। मतलब किसके बारे में बात किया है? वो इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। ये सेक्शन के अंदर उसको कोई रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, वो फॉल ही नहीं हो रहा है। लेकिन वो उस पर्सन ने फॉलोइंग जो 3 कंडीशन है वो कंडीशन में फॉल हो रहे हैं। क्या है? हैज डिपोजिटेड अमाउंट और deposited amount or aggregate of the amount exceeding 1 crore rupee in one or more current account maintained with a banking company or cooperative bank। ओहो, क्या बोला है? उन्होंने डिपॉजिट किया है अमाउंट करंट अकाउंट के अंदर पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा, मतलब एक साथ नहीं, अगर एग्रीगेट टोटल 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 40 लाख, 50 लाख, एग्जाम्पल, उन सबका टोटल अगर करते हैं तो वो टोटल 1 करोड़ से ज्यादा है। और वो अमाउंट करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किया है। एक करंट अकाउंट हो या कोई दूसरा करंट अकाउंट, 2 करंट अकाउंट के अंदर जितने भी हो करंट अकाउंट, सारे करंट अकाउंट का टोटल होगा, पूरे साल की अमाउंट डिपॉजिट का टोटल होगा। और वो अमाउंट अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। दूसरा, हैज इंकर द एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट or aggregate amount exceeding 2 lakh rupees for himself or any other person for travel to foreign country। फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने के लिए खर्चा किया है, कितना किया है? पूरे साल में टोटल खर्चा 2 लाख रुपीज से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो फिर भी भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने फॉरेन ट्रैवल किया है, और फॉरेन ट्रैवल करने के लिए आपने खर्च किया है पूरे साल में कितना,
2 लाख रुपीज से ज्यादा, किसके लिए? खुद के लिए या कोई और के लिए, एनी अदर पर्सन, लेकिन आपने किया हुआ है खर्चा। क्या लिखा है? इंकर द expenditure amount or aggregate of the amount exceeding 2 lakh rupees for himself or any other person for travel to foreign country। और तीसरा, has incurred expenditure of amount or aggregate amount exceeding 1 lakh rupees toward consumption of electricity। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है टोटल पूरे साल का, वो 1 लाख से अगर ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। अगर 1 लाख से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नॉर्मल एलिजिबल नहीं हो और 1 लाख से भी कम है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है। वॉलंटरी आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो। लेकिन अगर आप 1 लाख से ज्यादा खर्चा, 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हुआ है पूरे साल में, तो आप एलिजिबल नहीं हो। फिर भी आपको 7th प्रोविजो टू 139(1) के हिसाब से आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1)। तो वो ही यहाँ पे बताया हुआ है। अब क्या बोला है यहाँ पे नोट में? टू बी फाइल ओनली इफ person is not required to furnish a return of income under 139(1), but filing return of income due to filing one or more condition to fulfilling the one or more condition mentioned in the 7th provision। जनरली ये किसको भरना है? ये पॉइंट किसको एलिजिबल है कि जो नॉर्मली उसको रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है, उस एलिजिबिलिटी उस कंडीशन में आते ही नहीं है, लेकिन 7th प्रोविजन टू 139(1) का कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, उसमें फॉल हो रहे हैं, तो उनको ये डिटेल देनी पड़ेगी। कौन सी डिटेल है? हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट। 1 करोड़ से ज्यादा आपने डिपॉजिट किया है करंट अकाउंट के अंदर, अगर किया है तो यहाँ पे अमाउंट लिखना है। दूसरा, हैव यू इंकर एक्सपेंडिचर अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख। फॉरेन ट्रैवल के लिए खर्चा 2 लाख से ज्यादा है, 2 लाख है, करोड़ नहीं है, 2 लाख खुद के लिए या फिर एनी अदर पर्सन के लिए, तो वो अमाउंट यहाँ पे लिखना है। और तीसरा, हैव यू इंकर एक्सपेंडिचर अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ नहीं है, 1 लाख है। करोड़ सिर्फ फर्स्ट लाइन में था कि डिपॉजिट 1 करोड़ से ज्यादा है। बाकी दोनों जो है फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए 2 लाख से ज्यादा एक्सपेंस है, और इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस 1 लाख से ज्यादा है, तो वो फिगर इसमें भरना होगा। ठीक है, पार्ट ए में ये नया था। अब पार्ट बी में कुछ चेंजेस नहीं है। पार्ट बी और पार्ट सी में है डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। उसमें यहाँ लिखा है, वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1st April 2020 to 30 June 2020 for the purpose of claiming any deduction पार्ट बी। मतलब इस ईयर में, ईयर असेसमेंट ईयर 20 और 21 में डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपने, डेट चली गई थी मार्च, लेकिन आपने 30 जून का जो टाइम पीरियड दिया था कि आपको अगर डिडक्शन क्लेम करना है तो आप अप्रैल से जून के पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वो इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो करंट ईयर में, फिर भी आपको डिडक्शन मिलेगा फिनेंशियल ईयर 1920 में। अगर ऐसा कुछ है, यस और नो, तो आपको यस देना होगा अगर है, और उसकी फिगर आपको भरनी होगी शेड्यूल डीआई के अंदर। देखते हैं क्या है ये डिटेल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखो, इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6A। एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920, मतलब एलिजिबल टोटल मार्च तक किया वो, प्लस अप्रैल मई और जून 2020 में जो इन्वेस्टमेंट किया और जिसका हमको डिडक्शन क्लेम करना है उन 1920 में, उस सब का फिगर कॉलम नंबर 2 में आएगा डिडक्शन। और उसमें से जो आफ्टर 1920 ईयर, मतलब आफ्टर फिनेंशियल के बाद में आपने 3 महीने के अंदर, अप्रैल मई और जून में जो डिडक्ट
इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर किया हुआ है डिडक्शन के लिए, वो यहाँ पे सेपरेटली कॉलम नंबर 3 में बताना होगा। तो ITR 1 नॉर्मल और कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ इसमें देखिए ये हो गया ITR 1 जो फॉर इंडिविजुअल बीइंग रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 lakhs, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम अप टू 50 lakhs के लिए ITR 1 भरना है। और इनकम कौन सी है, एक तो सैलरी है, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000, and this return is not for individual who is either in a director in a company or has invested in unlisted equity share। ठीक है, तो जनरली ITR 1 सहज में चेंजेस क्या है, अगर आप 7th प्रोविजो टू 39(1) के अंदर फॉल होते हो तो आपको उसकी डिटेल्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी होगी। 7th प्रोविजो टू 139(1) मतलब जनरली आप रिटर्न भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो, लेकिन आपने 7th प्रोविजो टू 139(1) के अंदर जो कंडीशन दिए हुए हैं वो फुलफिल किया हुआ है, तो आपको कंपल्सरी रिटर्न भरना होगा। कंडीशन नंबर 1 है कि आपने डिपॉजिट 1 करोड़ से ज़्यादा किया है करंट अकाउंट के अंदर। दूसरा, खर्चा किया है, तो खर्चा किया है फॉरेन ट्रैवल के लिए 1 लाख 2 लाख से ज़्यादा, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है वो 1 लाख से ज़्यादा आपने किया है। अगर ये तीनों या तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको कंपल्सरी रिटर्न भरना होगा, तो वो फिगर यहाँ पे देना है पार्ट ए में। और दूसरा पार्ट जो सी है डिडक्शन, डिडक्शन में मतलब फिनेंशियल ईयर 1920 में डिडक्शन मतलब मार्च एंड में आपने कोई इन्वेस्टमेंट करना रह गया ड्यू टू कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, और अगर उसके बाद में भी आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अप्रैल मई और जून में और वो डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो प्रीवियस ईयर में मतलब 1920 में, तो वो डिडक्शन की डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट की डिटेल यहाँ पे देनी होगी पार्ट DI के अंदर, DI कॉलम नंबर 3 में, कि आपने अप्रैल मई और जून में इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन उसका डिडक्शन आपको क्लेम करना है फिनेंशियल ईयर 1920 में। थैंक यू फ्रेंड्स।